पेट्रोल की कीमत में इज़ाफ़ा देखने में आया है 1 जुलाई को। ये इज़ाफ़े की काफ़ी हद तक तवक्को भी थी कि 1 जुलाई को पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएँगी। अब क्या 15 जुलाई को जो अभी कह रहे हैं जो लेवी बजट में लगाई गई है, वो 1 जुलाई को नहीं लगाई गई है, वो अब 15 जुलाई को लगाई जाएगी। तो क्या 15 जुलाई को पेट्रोल की कीमतें मज़ीद बढ़ जाएँगी? अगर ₹10 लेवी बढ़ाई लगाई गई है और इस बार ₹7 बढ़ाया गया है, तो फिर अगली दफ़ा क्या ₹3-4 और बढ़ाया जाएगा या ₹10 और बढ़ाया जाएगा? ये सवालात हैं। लेकिन मैं इसके अलावा एक बात करना चाहूँ। देखें, जो तनख्वाहदार तबका है या कारोबारी तबका है, दिहाड़ीदार है, अगर वो कोई मोटरसाइकिल, गाड़ी यूज़ करता है, तो उसका एक बजट है। हुकूमत को ये 15-15 दिन बाद कीमत कम या ज़्यादा करने का सिलसिला बंद करना चाहिए। लोगों ना 15 दिन बाद तनख्वाह में इज़ाफ़ा होता है, ना 15 दिन बाद आमदन में इज़ाफ़ा होता है, ना 15 दिन बाद आमदन में कमी। बजट साल बाद आता था, साल के लिए कीमतें तय होती थीं। ये सिस्टम पाकिस्तान में वापस लाने की ज़रूरत है। हुकूमत अगले 1 साल का फ़ोरकास्ट करे कि जी अगले 1 साल में पेट्रोल में उसने कितना टैक्स लेना है, साल की एवरेज आमदन कितनी होगी, चले 6-6 माह का कर ले, फिर देख ले 6 माह में लॉस हुआ है या प्रॉफ़िट हुआ है, तो अगले 6 माह में उसको कैसे एडजस्ट किया जाए। ये जो हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत, गैस की कीमत बढ़ाना, हर 15 दिन बाद कम करना या फिर बढ़ाना, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। देखिए ना, एक तनख्वाहदार आदमी है, वो उसका इन 15 दिन में तो जो पेट्रोल का बजट है वो 5,000 रहा होगा, बढ़ जाने से अब 6,000 हो गया है। तनख्वाह तो वही है। तो ये रिलीफ़ और जो पेन, दोनों को मुस्तकिल करने की ज़रूरत है। या तो आपने बढ़ाना है, आप मुस्तकिल बढ़ा दें, लोग उसके मुताबिक अपना बजट बजट एडजस्ट कर लें। आपने कम करना है, कुछ मुस्तकिल कम कर दें ताकि लोग उसके मुताबिक अपना बजट एडजस्ट कर लें। गवर्नमेंट की अपनी कोई फ़ोरकास्ट होनी चाहिए, गवर्नमेंट के पास एक्सपर्ट्स होने चाहिए, जो अगले 6 माह का, साल का गवर्नमेंट को एक फ़ोरकास्ट दें, कीमतों का, बजट का, टैक्सेशन का, और गवर्नमेंट उसके हवाले से टैक्सेशन लगाए। ये 15-15 दिन बाद जो कीमतों में रद्द-ओ-बदल है, ये निज़ाम अवाम के लिए बहुत तकलीफ़देह है। ना घर का बजट बन सकता है, ना कोई दुकान का बजट बन सकता है, ना कारोबार का बजट बन सकता है, ना एम्प्लॉइज़ को कुछ दिया जा सकता है। क्या पता नहीं लगता, अगर इदारे ने भी आपको किसी इदारे ने अपने एम्प्लॉइज़ को पेट्रोल दिया हुआ है, उसको यही नहीं समझ आती कि इस महीने उसका पेट्रोल का बजट क्या होगा। 15 दिन एक कीमत होती है, 15 दिन एक कीमत होती है, उसका खुद नहीं वो फ़ोरकास्ट कर सकता कि उसके एम्प्लॉइज़ कितना इस महीने पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे। तो मैं बुनियादी तौर पर ये समझता हूँ कि ये 15-15 दिन वाला खेल बंद करना चाहिए। हुकूमत है, उसके पास एक्सपर्ट्स हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हायर करें, कुछ 6 महीने, साल की फ़ोरकास्ट बनाएँ, उस फ़ोरकास्ट के मुताबिक टैक्सेशन बनाएँ, उसके मुताबिक कीमतें फ़िक्स करें और 6 महीने बाद, साल बाद हिसाब लगा लें, अगर लॉस हुआ है तो अगले छमाही में उसको एडजस्ट कर लें। लेकिन ये जो हर 15 दिन बाद लोगों को एक तकलीफ से गुज़ारना है, ये बंद होना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ और मेरे ख़्याल में इसने पाकिस्तान का जहाँ तक माशी निज़ाम भी ख़राब किया है, लोगों का घरों के बजट ख़राब किए हैं, दफ़्तरों के बजट ख़राब किए हैं, कारोबार के बजट ख़राब किए हैं, हर चीज़ ख़राब करके रख दी है। तो लिहाज़ा मैं तो समझता हूँ ये 15-15 दिन वाला खेल फ़ौरी तौर पे बंद करना चाहिए। साल के लिए, 6 माह के लिए कीमतें फ़िक्स करें, हायर एंड पे फ़िक्स करें, लोअर एंड पे फ़िक्स करें, कुछ फ़िक्स करें ताकि लोग उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुज़ारने का कोई हिसाब लगा सकें कि यार 6 महीने के लिए पेट्रोल की ये कीमत है, 6 महीने के लिए बिजली की ये कीमत है, 6 महीने के लिए गैस की ये कीमत है। अच्छा, मैंने अब अपने घर का बजट 6 महीने ऐसे रखना है या साल ऐसे रखना है। ये कौन 15 दिन बाद नया बजट बना सकता है? कौन 15 दिन बाद नया हिसाब लगा सकता है? आप सस्ता कर देते हैं जी, लोगों को रिलीफ़ दे देते हैं 15 दिन बाद। आप कह सकते हैं कि जी देखिए, साल में 10 दफ़ा कीमतें कम भी हुई हैं, 20 दफ़ा बढ़ी हैं, 10 दफ़ा कम हुई हैं, तो ट्रेंड दोनों तरफ है। लेकिन मैं दोनों ट्रेंड्स के खिलाफ हूँ। जब आप कम भी करते हैं तो वो कोई रिलीफ़ नहीं, और जब आप बढ़ाते हैं तो पेन ज़्यादा है। तो इसलिए मेरे ख़्याल में पाकिस्तान का माली निज़ाम चलाने वालों को इस बात पर दोबारा गौर करना चाहिए कि कम से कम जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ़ लाइफ़ हैं, जिनमें पेट्रोल, बिजली, गैस, इन चीज़ों की कीमतें हैं, जिनके ऊपर बाकी सारी कीमतें मुनहसर हैं, जिनकी वजह से बाकी सब कीमतों में रद्द-ओ-बदल होता है। मसलन पेट्रोल की कीमत से किरायों में रद्द-ओ-बदल होता है। बुनियादी अशराए अशियाए ज़रूरत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल होता है। कीमतें भी तभी एक जगह सस्टेन करेंगी
जब आप इन चीज़ों की कीमतें सस्टेन करेंगे, जब आप बिजली की कीमत सस्टेन करेंगे, पेट्रोल की कीमत सस्टेन करेंगे, गैस की कीमत सस्टेन करेंगे, तो उनमें इन्फ्लेशन भी सस्टेन करेगा। समझ आ जाएगी कि 6 महीने तक कीमतें ये रहेंगी, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारनी है। तो मेरे ख़्याल में ये कीमतें अब आगे अब देखिए ना, एक सवाल है कि जी 15 जुलाई को बढ़ेगी या कम होगी? फिर जी 30 जुलाई को बढ़ेगी या कम होगी? ये हमें इन सवालात ने इंसानी ज़हन भी माऊफ़ कर दिया है और लोगों का के सिस्टम ऑफ लाइफ भी तबाह कर दिया है। क्या लोग अंदाज़े लगाते रहते हैं कि 15 दिन बाद बढ़ेगी, अब जो लेवी लगनी है वो अगली दफ़ा लगेगी तो क्या पूरे ₹10 कीमत बढ़ जाएगी? लोग सवाल मुझसे कर रहे हैं कि क्या अगले आप 15 जुलाई को कीमत में मज़ीद ₹10 इज़ाफ़ा नहीं देख रहे? क्या कोई पेट्रोल की इंटरनेशनल मार्केट लोग इंटरनेशनल मार्केट की कीमतें देखने लग जाते हैं। लिहाज़ा हुकूमत को अपना बजट बनाना चाहिए और ये कीमतें कम से कम साल नहीं तो 6 महीने के लिए ज़रूर फिक्स करनी चाहिए। बाबर सत्तार साहब की अदालत में ऑडियो लीक्स के हवाले से केस ज़ेर समाअत है। उन्होंने तमाम टेलीकॉम कंपनीज़ को बुलाया, पीटीए को कंटेम्प्ट नोटिस दिया है। टेलीकॉम कंपनीज़ ने उन्हें बताया कि उनके लाइसेंस में ये है कि वो रियासत को रिकॉर्ड देने की और सर्विलेंस की इजाज़त देने के पाबंद हैं। 2% लोगों की सर्विलेंस हो सकती है। ये तमाम हक़ाइक़ रिकॉर्ड पर आए और ये बुनियादी तौर पे हर टेलीकॉम कंपनी के लाइसेंस में है। अब बाबर सत्तार साहब का मौक़िफ़ है कि ये सर्विलेंस बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए और उन्हें बिल्कुल किसी किस्म का कोई मवाद और जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, उनको इदारों को नहीं देना चाहिए, पुलिस को और हर आदमी की ये आज़ादी है कि वो उसकी कॉल कोई सुन ना सके, उसका डाटा किसी के पास ना हो। असूली तौर पर देखा जाए तो शायद बाबर सत्तार साहब ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन अगर रियासत के तनाज़ुर से देखा जाए तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आप देखिए ना, बहुत सारे केसों की तफ्तीश तो मोबाइल डाटा रिकॉर्ड से ही मुमकिन है। आपके घर डकैती हुई है या कातिल है, उसका जो मोबाइल का डाटा है, उसने किसको कॉल की, वो उसकी मोबाइल की लोकेशन, वो मौका वारदात पर मौजूद था, नहीं था। अब तो पुलिस भी, मैं हसास इदारों की बात नहीं कर रहा, पुलिस की भी तफ्तीश मोबाइल डाटा रिकॉर्ड से ही शुरू होती है, जियो फेंसिंग से शुरू होती है। उस इलाके में उस वक़्त कौन-कौन से नंबर एक्टिव थे, कोई मशकूक नंबर देखा जाए, उससे बात की जाए। साह सितारे भी दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए वो मोबाइल डाटा का इस क की सर्विलेंस करते हैं। उनको उनको पकड़ने के लिए, दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो आपस में मोबाइल से राब्ते करते हैं, उसके ज़रिए उनको ट्रेस किया जाता है। और भी रियासत के खिलाफ साज़िशों के लिए भी रियासत सर्विलेंस के लिए ये काम करती है। अब क्या ये काम जायज़ है या नाजायज़ है, इस बात से कतई नज़र रियासत को इस काम की ज़रूरत है। रियासत इसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती, रियासत अपने दुश्मनों को नहीं पकड़ सकती, रियासत मुजरिमों को नहीं पकड़ सकती, रियासत दहशतगर्दों को नहीं पकड़ सकती। अब क्या कानून साज़ी होनी चाहिए इसके लिए, वो भी मैं समझता हूँ बिल्कुल होनी चाहिए और किसी हद तक ऐसी कानून साज़ी मौजूद होनी चाहिए कि हम मुजरिमों के, दहशतगर्दों की सर्विलेंस के लिए डाटा को ले सकें और आम आदमी का डाटा ना ले सकें, मैं ये बात मानता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी समझता हूँ कि जो ऑडियो लीक्स के ज़रिए जराइम सामने आए हैं, अगर कोई जुर्म सामने आया है किसी ऑडियो लीक के ज़रिए, उसका जायज़ नाजायज़ होना अपनी जगह है। लेकिन उस जुर्म का जो पता लगना है, उसकी तहकीकात तो नहीं रोकी जानी चाहिए। मसलन अगर किसी आदमी के ने सीसीटीवी से कोई कत्ल पकड़ लिया है, अब मुजरिम ये तो नहीं कह सकता कि मेरी ये वीडियो नाजायज़ तौर पर बनाई गई है, मेरी सर्विलेंस की गई है, लिहाज़ा आप मेरे खिलाफ कत्ल की तफ्तीश नहीं कर सकते। या कोई कत्ल की का गुनाह का इतराफ़ कर रहा है और वो ऑडियो रिकॉर्ड हो गई है, तो कल को कातिल कहे कि जी देखें, आपने मेरी ऑडियो गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड की है, इसलिए ये जो मैंने गुनाह कत्ल का इतराफ़ किया, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरे ख़्याल में ये ठीक है कि ऑडियो नहीं रिकॉर्ड होनी चाहिए, लेकिन अगर उसके नतीजे में कोई जुर्म सामने आ रहा है, तो बाबर सत्तार साहब उस जुर्म की तफ्तीश तो ना रोकें। मसलन अगर कोई टिकटों की खरीदो-फ़रोख्त का मामला सामने आया है, अगर कोई साबिक़ चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान का बेटा एक सियासी जमात की टिकटों की खरीदो-फ़रोख्त में मुलव्वस है और साबिक़ चीफ़ जस्टिस उन एक सियासी जमात से टिकटें बदलवा रहे हैं, दिलवा रहे हैं, तो ये आज खुद ऑडियो लीक से बड़ा स्कैंडल है। उन चीफ जस्टिस ने उस सियासी जमात के सरबराह को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया और अब वो उसकी जो है वो कर रहे हैं,
टिकटों में मुलव्वस हो रहे हैं। आप इस तफ्तीश को क्यों रोक रहे हैं? देखिए, आप अगर बहुत अपराइट ऑनेस्ट जज हैं, तो आपको अदलिया का एहतसाब की राह में तो रुकावट नहीं बनना चाहिए। अगर एक साबिक चीफ जस्टिस और उनका बेटा सियासी जमात की टिकटों की खरीदो-फरोख्त में मुलव्वस है, आप ऑडियो लीक्स की तहकीकात, तफ्तीश अपनी जगह करते रहें, लेकिन उस ऑडियो की तहकीक और तफ्तीश तो बिल्कुल ना रोकें। अगर कोई सिटिंग चीफ जस्टिस के घर वाले केसों पर असरअंदाज हो रहे हैं, सासू माँ असरअंदाज हो रही हैं, तो वो बात भी तो हमारी जान ये अदलिया एक मुकद्दस गाय है। वहाँ केसों की खरीदो-फरोख्त, टिकटों की खरीदो-फरोख्त, सियासी सहूलतकारी, ज़मानतें छोड़ना, सासू माँ की बात करना, ये सब जायज़ है और इसकी अगर सर्विलेंस भी की जाए, ये कौम को किसी तरह बताया भी जाए, तो ये बड़ा ही नाजायज़ काम है। तो मेरे ख़्याल में इस केस के 2 पहलू हैं। एक पहलू ये है कि सर्विलेंस किसी कानून और आईन और ज़ाब्ते के तहत होनी चाहिए। दूसरी ये है कि अगर किसी ऑडियो लीक के नतीजे में कोई जुर्म सामने आया है, कोई बात सामने आई है, तो आप उसकी तहकीक तफ्तीश ना रोकें। वो जुर्म अपनी जगह एग्ज़िस्ट करता है, वो अनर्थ जो है, उसका पता एक गैर कानूनी तरीके से लगा हो सकता है, लेकिन वो तफ्तीश तो होनी है ना, भाई टिकटें बेची गई, खरीदी गई, भाई अदलिया में क्या अच्छा अदलिया में सिर्फ़ एजेंसियों की मुदाखलत है? ये जो जजेस के खानदान वाले सियासी जमातों की टिकटें हासिल करते हैं और फिर वो जजेस उन सियासी जमातों की सहूलतकारी करते हैं। भी एक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का दामाद जो है वो तहरीक इंसाफ का वज़ीर था। क्या इमरान खान साहब बनी गाला से ज़मान पार सिर्फ़ इसलिए नहीं आए थे कि वो चीफ जस्टिस जो है वो अपने वज़ीर का ससुर था, तो फिर रात 11 बजे तक वहाँ ज़मानतें मिलती थीं और ससुर साहब जो हैं वो अपने दामाद की सियासत के लिए बड़ा किरदार अदा कर रहे थे और उस वज़ीर साहब के घर जो खाना हुआ, उसमें हाई कोर्ट के सारे जजेस मौजूद थे। मेरा मतलब है ये बातें भी अगर एजेंसियों की मुदाखलत जो है वो गलत है, तो जजेस की अपनी जो मुदाखलत है, वो भी इस हवाले से कोई दुरुस्त नहीं है। तो केस के 2 पहलू हैं, एक तरफ तफ्तीश होनी भी ज़रूरी है, दूसरी तरफ सर्विलेंस के लिए कानून साज़ी होनी भी ज़रूरी है।